नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक दहिया जी हैं, जिन्होंने यूपीपीएससी में डीएसपी कैटेगरी में रैंक 1 अचीव किया है। डॉक्टर प्रतीक दहिया ने इस मुकाम को अचीव करने से पहले ऑल इंडिया पीएमटी में भी रैंक 71 अचीव किया है और यूपीएससी का इंटरव्यू 3 बार दिया हुआ है। यानी कि अपनी कड़ी मेहनत से अब डॉक्टर प्रतीक दहिया ने यूपीपीएससी में रैंक 1 डीएसपी कैटेगरी के अंदर अचीव की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर प्रतीक दहिया की क्या स्ट्रेटेजी रही एग्जाम को क्लियर करने की। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कड़ी मेहनत रंग लाई है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम दहिया साहब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने इतना आपका जो लॉन्ग स्ट्रगल रहा, इसमें आपको काफी लोगों ने आपकी मदद की होगी, तो अपनी सक्सेस का जो क्रेडिट है वो आप किसको देना चाहेंगे? सर, मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट सबसे पहले तो परमात्मा को देना चाहूँगा और उसके पश्चात अपने माता पिता और घर के दूसरे लोग, जिन्होंने हर स्टेज पर इस एग्ज़ाम के दौरान मेरी मदद की और मेरे ऊपर भरोसा रखा। उसके बाद मैं अपने अध्यापकों और अपने मित्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पढ़ाई में और हर तरह की स्थिति में इस एग्ज़ाम के दौरान मेरी लगातार मदद की और मेरा हौसला बनाए रखा। ठीक है, बढ़िया है। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि आप जानते हैं कि अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है जी। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि आपने एग्जाम को क्लियर किया है, तो बच्चे हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी, मतलब कि प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, तो आप बच्चों को कैसे गाइड करेंगे कि प्रीलिम्स को कैसे फॉलो करें वो? जी, देखिए, यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि भाई उसके अंदर यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रेंड जो चल रहा है वो ये है कि ज़्यादा यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो उनकी स्टैंडर्ड पुस्तकें हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वही वो पढ़ते रहें। उसके अलावा जो कुछ खास बातों का ध्यान इसमें रखना चाहिए, ये कि वन लाइनर और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे कि इंडाइसिस, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, रिसेंट अवार्ड्स, ऑथर्स ऑफ वेरियस बुक्स, इस टाइप की चीज़ें जो हैं इनको अच्छे से करें। और उसके अलावा अगर आप ये मान के चलें कि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन आने की भी एक संभावना तो देखो है ही, तो मैंने ये किया था कि यूपी के लिए मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा था, जैसे कि यूपी का सेंसस, एक यूपी के फेमस जो रिलीजियस साइट्स हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, दरगाहें हैं और ये चीज़ें, और उसके अलावा यूपी के अंदर जो फेमस इंस्टीट्यूट्स वगैरह कोई रिसेंट खुले हों या कोई पहले से हों जो कि फेमस हैं, और उसके अलावा यूपी के जो करंट अफेयर्स थे उस समय के, यूपी की सरकार की कोई स्पेसिफिक यूपी की योजनाएं और यूपी के अंदर हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, उसके ऊपर स्पेशल फोकस मैंने किया। और यूपी के इतिहास और यूपी के भूगोल को भी पढ़ना एक बार ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे यूपी जो पीएससी एग्जाम है उसमें हमें लगता है कि यूपी स्पेसिफिक ज़्यादा आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आता है पर इतना भी ज़्यादा डीप नहीं आता है। ठीक है, कम सवाल आ रहे हैं, पिछले कुछ समय से कम सवाल आ रहे हैं यूपी स्पेसिफिक, लेकिन हमें फिर भी तैयार रहना चाहिए। उसके लिए आपने बताया कि वहाँ के इंस्टीट्यूट देख लो, ठीक है, आप वहाँ के रिलीजियस साइट्स देख लो, सेंसस बहुत जरूरी है, सेंसस यूपी का सेंसस बहुत जरूरी है। इको सर्वे भी आता है कोई उसका, वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे आता है, लेकिन वो आपने यूज नहीं किया। यूपी सेंसस देखो, इंडेक्सेस पढ़ लो वन लाइनर टाइप में, तो वन लाइनर जो आपके आते हैं जनरल स्टडीज के, उनको आप तैयार कर लो, है ना, फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड हो रहे हैं। तो ये आ गया आपके प्रीलिम्स के लिए। अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स क्लियर करता है तो उसको मेंस की अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए? आप कहते हैं कि यूपीएससी के थोड़ा सिमिलर हो गया सिलेबस उसका, तो अपनी मेंस की तैयारी कैसे स्पेसिफिक करें यूपीपीएससी को? देखिए, यूपीपीएससी स्पेसिफिक अगर मेंस की तैयारी की बात की जाए तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो ये है कि यहाँ पर हिंदी का पेपर होता है और उसके मार्क्स जुड़ते हैं, तो आपको हिंदी की स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। तो हिंदी की तैयारी अपनी मेंस के समय पे ज़रूर करें। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि पुराने सालों के पेपर देखें, क्योंकि पैटर्न वही रहता है सवालों का। पुराने सालों के पेपर देखें और उसके हिसाब से ही तैयारी करें, वही टॉपिक्स तैयार करें। और अगर आपकी कुछ बच्चों का ऐसा है कि जो हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं
और काफ़ी साल हो गए हैं हिंदी से टच छूटे हुए, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि कुछ महीने पेपर से 2 महीना 3 महीना पहले हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें, जनसत्ता या दैनिक जागरण या कोई भी अखबार, ताकि उनकी लैंग्वेज पे एक बार दोबारा से कमांड बन सके। और उसके अलावा एस्से का जो पेपर होता है वहाँ पे आपके 3 एस्से लिखने होते हैं। 3 होते हैं जी। तो वहाँ पे मेन आपका इशू जो रह जाता है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 3 हो गए, एक तो जी हाँ। फ्रेम ऑफ माइंड भी चेंज होता है बार-बार 3 एस्से का लग कर। बिल्कुल। तो आप पहले से ही तैयार होके जाएं कि भाई आपको 3 ऐसे लिखने हैं, तो प्रैक्टिस भी करके जाएं, 1 या 2 बार या 4 बार जितने भी आप कर सकते हैं, तो आप लिख के जाएं। एग्जाम से पहले हम लिख लें 3 ऐसे बैठ के एक साथ। और ये तो सर ये तो यूपीएससी में भी देखो ये रहेगा, पर जैसे वहाँ पे 2 आते हैं, यहाँ पे फ्रेम ऑफ माइंड 3 हो जाते हैं। हाँ, ये डिफरेंस है। बाकी जो जीएस के पेपर हैं वो लगभग पैटर्न वही रहेगा, लेकिन यूपीएससी के जो सवाल हैं वो एनालिसिस बेस्ड ज़्यादा आते हैं, और यहाँ के जो सवाल हैं वो कंपैरेटिवली व्हाट टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जैसे पॉलिटी की अगर बात की जाए तो आपको यूपीएससी में मेंस के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अच्छा। और उसके अलावा जो बच्चा स्टैंडर्ड तैयारी कर रहा है यूपीएससी की या जो भी गवर्नमेंट जॉब की सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो वो आपकी जनरल स्टडी वहाँ हेल्प कर जाएगी उसको। हाँ, वहाँ पे वो हेल्प करेगी, और करंट अफेयर्स और हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लगभग वही पेपर है। अच्छा। एथिक्स का भी वैसा ही पेपर है यूपीएससी की तरह ही। तो आपने कोई स्पेसिफिक अलग से तैयारी की थी यूपीपीएससी के लिए? मैंने स्पेसिफिक तैयारी ये की थी कि जैसे मेरा पेपर जो था वो यूपीएससी के मेंस के 20 दिन के बाद ही था। अच्छा। तो मेरी तैयारी का फ्लो तो उस समय पे था ही। उस दौरान मैंने उन 20 दिनों के दौरान हिंदी पे और यूपी स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ने पे फोकस किया था। तो मेरा जो मटेरियल था वो ये था कि दृष्टि आईएएस की एक टेस्ट सीरीज आती थी, तो उसके जो सवाल थे वो ठीक है, टेस्ट सीरीज मेंस के लिए। जी हाँ, मेंस की टेस्ट सीरीज आती थी, उसके जो सवाल थे वो, और उसके अलावा जैसे मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा था ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी और यूपी की, हाँ। वो एक बार फिर से वो वापस रिवाइज यूपी स्पेसिफिक की आपने? जी, यूपी स्पेसिफिक तैयारी की। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हिंदी के पेपर पे आप थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि इसके मार्क्स काउंट होते हैं वहाँ पे यूपीपीएससी में। ठीक है, प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए। ये प्रीवियस ईयर हम हिंदी के लिए देखिए या सबके लिए देखिए अपना? बाकी तो पैटर्न रिसेंटली चेंज हुआ है। रिसेंट चेंज हुआ है, इतने होंगे नहीं आपके। तो हिंदी के लिए आप देख लो, बाकी हिंदी के लिए जरूर देखो। ठीक है, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़े ताकि आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाए, वहाँ पे लिखने में भी आपको इजी हो, मात्रा की गलती भी कम हो। तो 1 महीना पहले या 2 महीने पहले हिंदी का न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर लें और उसको फॉलो करें, खासकर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिनको दिक्कत होती है, जिनको दिक्कत हो रही है अगर। ठीक है। और ऐसे को एक टाइम फ्रेम में 3 ऐसे लिखने की कोशिश करें। एग्जाम से पहले अपना फ्रेम ऑफ माइंड कर लें, उसको लिख लें ऐसे को, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने बताया कि यूपी स्पेसिफिक पढ़ें। दृष्टि आईएएस की इन्होंने टेस्ट सीरीज बताया कि उन्होंने प्रैक्टिस किया। इन्होंने टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आप टाइम बाउंड में आपको आ जाता है तरीका एग्जाम लिखने का, है ना? यही फायदा होता है उसका। ये भी फायदा है, और सर ये भी फायदा है कि देखिए जो बाकी जो सिलेबस है वो तो पढ़ाई हुआ ही है बच्चों ने, और एक मार्क्स की लड़ाई है, एक नंबर की लड़ाई है। तो अगर आप यूपी स्पेसिफिक करके जाते हैं, आप एक तो कॉन्फिडेंट रहते हैं, हाँ, कि मैंने यूपी का कवर कर लिया, कि मैंने यूपी का कवर किया हुआ है। और हर पेपर में 3-4 या ज्यादा भी आ सकते हैं, सवाल आने की प्रोबेबिलिटी भी है। जैसे आपने बताया ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपने पढ़ा था यूपी का स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक पढ़ा था। और एक मेरे को मानना ये भी है दिया साहब की, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें अलग से आप यूपी का एंगल डालते हो कि यूपी में सेक्स रेशियो इतना है, हाँ। यूपी की फिजियोग्राफी ऐसी है, तो आपको एडवांटेज मिलता है उस चीज का। बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये भी आप, है ना? बिल्कुल। ठीक है, ये तो थी हमारी मेंस की स्ट्रेटेजी। मेंस की स्ट्रेटेजी के बाद भैया साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो यूपीएससी या कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इसमें काफी लंबा समय होता है। आपने भी काफी लंबे समय निकाला है, यहाँ पे 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। बिल्कुल सर। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हमें लगता है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यार अब तैयारी छोड़ दे, सक्सेस आ नहीं रही है। ठीक है, पढ़ाई तो देखो सभी करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को ये बताएं कि अपने तैयारी के दौरान जो भी उनके डाउन टाइम आते हैं उस टाइम वो कैसे मोटिवेट रहे और अपने रूटीन को कंटिन्यू करें और एग्जाम में फतेह हासिल करें। बिल्कुल सर, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे का अगर किसी की किस्मत बहुत अच्छी है और वो शुरू में ही सेलेक्ट हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जर्नी ये लंबी है, और मिनिमम आपका 1 साल तो एग्ज़ाम की प्रोसेस है। तो अपनी मोटिवेशन मेंटेन करके रखना ये बहुत ज़रूरी है आपको इस एग्ज़ाम के प्रोसेस के दौरान। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि अपना एक अच्छा रूटीन रखें, तो समय पे उठना, अच्छा खाना खाना, और अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर म्यूज़िक सुनने का शौक़ है या कोई गेम खेलने का शौक़ है,
तो अगर हो सके तो उसको परसू करते रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए उसके पीछे, लेकिन उसको परसू करते रहिए ताकि आपका मन खुश रहे। और इसके अलावा ज़रूरी है कि घर वालों को हमेशा भरोसे में रखें। कई बार क्या होता है कि लंबा समय जब बीत जाता है, बच्चा नौकरी नहीं कर रहा, तो घर वालों के ऊपर एक सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है। तो उनको हमेशा भरोसा दिलाते रहिए, उनसे बात करते रहिए कि चिंता करने की कोई बात नहीं है और आगे सब ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि कई बार डीमोटिवेटेड होने का और परेशान होने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि फाइनेंशियल दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है बच्चे को एक समय के बाद। घर वाले भी इसी वजह से थोड़ा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में समय में जो सिचुएशन चल रही है, ऑनलाइन कोचिंग्स और यहाँ वहाँ से अगर पॉसिबल हो सके अर्न करना थोड़ा बहुत, तो वो भी जरूर करना साथ चाहिए। साथ अपना सोर्स भी रख लेंगे। हाँ, अपना एक सोर्स ऑफ एक प्रेशर ना आए उनके ऊपर। हाँ, घर वालों पे प्रेशर ना आए और आपके ऊपर प्रेशर ना आए। वैसे ये बात आपने देखी हुई है दिया साहब की जॉब के साथ साथ भी काफी लोग क्लियर कर लेते हैं। जी। तो अपना एक पार्ट टाइम मान लो आप, जैसे कि ना कुछ कर लो, जी। इनकम करे, तो एक प्रेशर ना आए ऊपर, हाँ, उससे आप हाँ। मोटिवेटेड बने रहे। बिल्कुल। और सच्चाई तो देखो ये है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने लंबे समय तैयारी की है यूपीएससी की, वो आपको यही कहेगा कि जॉब के साथ पढ़ाई करना ये बिल्कुल मैनेजेबल है। एक बार पहला अटेम्प्ट आप चाहो तो फ्री होके दे दो, लेकिन उसके बाद अगर आप पॉसिबल हो और आपको जॉब कोई मिल रही हो जिसके साथ पढ़ाई की जा सकती है, तो आप ज़रूर लो उस जॉब को। आप इन चक्रों में ना पड़ें कि मैंने जॉब छोड़ दी और मैं बिल्कुल घर बैठा हूँ, क्योंकि कुछ समय के बाद अगर प्रोसेस लंबी खिंच गई और सफलता नहीं मिल पाई तो प्रेशर बनना लाजमी है। प्रेशर तो देखो बनेगा। तो मेरी यही सलाह है कि चेयरफुल माइंड रखो, अपनी हॉबी ठीक ठाक तरीके से परस्यू करो और घर वालों को हमेशा भरोसे में रखो। ये बहुत जरूरी बात है। घर वाले कॉन्फिडेंस पे रहे, उनको विश्वास रहे, तो जी। आपका मोमेंटम बना रहता है। जी। डीमोटिवेटेड होने का देखो मेन कारण ये होता है कि घर वाले थोड़ा प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे के ऊपर। ये बात, ये कहूँगा। और ये हॉबी भी आपने बहुत अच्छी बात बताई। इससे हमारे मेरे ख्याल से माइंड फ्रेश होता है, हमें एनर्जी वापस आके फिर दोबारा पढ़ सकते हो उसको, बिल्कुल, है ना। एक हॉबी अपनी परस्यू करते रहो। बिल्कुल। आपकी कोई हॉबी जो आप परस्यू करते हो साथ? मेरी बुक रीडिंग की हॉबी। अच्छा, बुक रीडिंग है, उससे आप फ्रेश फील करते हैं अपने आप। चलो, आपकी हॉबी काफी मैच करती है। नॉवेल्स वगैरह और ये चीजें पढ़ता रहता हूँ और बैडमिंटन खेलने की बैडमिंटन भी खेलते हो, बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि देखो, तैयारी तो आपने बताया मोटिवेटेड कैसे रहना है। अब तैयारी तो काफी बड़ी है, सिलेबस काफी बड़ा है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन फिर भी मैं जनरली आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को तैयारी करते वक्त क्या ऐसी चीजें हैं जो बोलूँ डूज, ये चीज आप जरूर करिए आप तैयारी करते वक्त, ठीक है, जो ऐसे आपने अपना रूटीन बना के रखी है, या कुछ भी ऐसी बातें जो आप बताना चाहेंगे ये अपनी तैयारी करते वक्त ये काम तो आपको जरूर करना है। और कुछ बातें ऐसी भी होंगी डोंट्स, भाई ये आप बिल्कुल मत कीजिए, इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो प्लीज आप ये और बता दीजिए कि डूज और डोंट्स क्या करें बच्चे अपनी तैयारी करते वक्त। जी सर, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि डूज में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपना एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखिए हमेशा, और हमेशा इस बात को याद रखिए कि मेहनत जो है वो कभी ना कभी आपको रिजल्ट देगी। दूसरा ये है कि लिखें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस। जी, राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए तो ज़रूरी है ही है, और वैसे भी मेरा ये मानना है कि कई बार पढ़ा और एक बार लिखा, ये दोनों बराबर है। तो ये नहीं कि कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, वो तो खैर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हों, उनको जॉट डाउन कर लिया, ताकि बाद में लास्ट में जब रिवीजन करने का टाइम हो तो फटाफट वो रिवाइज शॉर्ट नोट्स पे अपना लिख लिया, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लिए। जैसे अगर बात करें फेक एनकाउंटर्स की बात चलती है, एनकाउंटर किलिंग्स की बात चलती है, इससे रिलेटेड अगर कोई डाटा हो, कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट्स आई हों, या इससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ने कोई कमेटी कोई कमीशन बिठाया हो, तो वो आपके पास 2-3 पेजेस में अगर लिखा हुआ है एक जगह पे, तो आपको दोबारा वो रिवाइज करना काफ़ी मैनेजेबल हो जाता है। जी, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और उसके अलावा मेरा ये कहना है कि एक रूटीन बना के रखिए, रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है डेली का, कि इतना घंटे मेरे को निकालने हैं। अपना एक टारगेट सेट करके, छोटे टारगेट सेट करिए हफ्ते के हिसाब से, और उनको फॉलो करते जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और डोंट्स में क्या चीज़ ना करें बच्चे? डोंट्स में सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि लेथार्जिक फील ना करें। कई बार ऐसा होता है कि दिन के दिन निकल गए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो सब ना करें। हाँ जी, वो सब ना करें। एक डोंट्स में मैं ये कहूँगा कि मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप लिमिटेड रखिए अपने सोर्सेज को।
लिमिटेड रखिए और हो सके तो उसके नोट्स बनाइए। ये नहीं हो कि भाई आपने कहीं से भी सुन लिया कि वहाँ ये अच्छा मटेरियल आया हुआ है, वो उठा लाए, वहाँ ये अच्छा आपका मैनेजेबल होना चाहिए। देखो मटेरियल लास्ट में जितना पढ़ सकते हैं, जितना रिटेन कर सकते हैं, वो एक लिमिटेड है। ह्यूमन बीइंग इनफाइनाइट चीज़ें तो नहीं रिटेन कर सकता, तो उसको मैनेज कर ले, तो अपना सोर्स, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ें, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो डीएसपी साहब ने बताया कि डूज में हम क्या करें, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें अपनी तैयारी के दौरान कि हम क्लियर कर लेंगे, हम सच्ची में परस्यू कर रहे हैं इस चीज को और हम जरूर क्लियर करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस पे काफी एम्फेसाइज दिया इन्होंने, ठीक है। और अपना एक रूटीन बनाओ ताकि आपको डिसिप्लिन रहे, आपका अपने शॉर्ट टारगेट्स हो, इस वीक में मेरे को ये करना है, ठीक है। और उसके बाद डोंट्स पे हम बताया कि लिथार्जिक फील ना करें आप, ठीक है, अपने एनर्जेटिक रहें, मोटिवेटेड रहें। उसके बाद मल्टीपल सोर्स को रेफर ना करते हुए बल्कि एक या दो सोर्स को रेफर करें, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी डूज एंड डोंट। अब इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब देखे जा रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी एक जो है ना सब्जेक्ट काफी इमर्ज कर रहा है यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी, और आपने एंथ्रोपोलॉजी से 3 बार इंटरव्यू भी दिया है, तो एंथ्रो के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि एंथ्रो कैसे परस्यू करें अपने वो? देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसकी कुछ जो अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि वो थोड़ा स्टैटिक है सब्जेक्ट, डायनामिज्म कम है उसमें, तो क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी रिपीट भी होते हैं और करंट से ज़्यादा रिलेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप सिर्फ पेपर 2 में जो ट्राइबल वाला पार्ट है वहाँ पे आपको थोड़ा डायनामिज्म दिखेगा कि उसको करंट से रिलेट करना पड़ेगा। तो सिलेबस जो है उसको सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से कवर करें, अगर हो सके तो अपने नोट्स बना लें। उसके बाद जो है एंथ्रोपोलॉजी, उसमें मार्क्स लाना जो है वो मेनली आंसर राइटिंग जो स्किल्स हैं आपके वो बहुत ज़रूरी हैं। और यूपीएससी में मैं ये कहूँगा, ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे पैटर्न जो आपको मालूम है कि 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं हर पेपर में 8 में से, और पहला और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी होता है और वो 10-10 मार्कर होते हैं, वो 5-5 पार्ट्स होते हैं उनके और 10-10 मार्कर होते हैं, तो उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। लास्ट में जी, उन पहले जो लंबे क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन जो लंबे 20 मार्क्स के 15 मार्क्स, हाँ, जहाँ पे 20-15 मार्क्स के सब पार्ट्स हैं, पहले उनको करो, उनको कर लो, क्योंकि 10 मार्कर जो हैं उनमें आपको देखो कितना भी अच्छा लिख लो है तो 10 मार्कर ही वो, हाँ। तो लिमिटेड ही नंबर मिलना है। बट 20 मार्कर और जो 15 मार्कर है वहाँ पे जो लेंथ है आपके आंसर की वो भी मैटर करेगी और जो आपकी क्वालिटी है वो भी ज़्यादा मैटर करेगी, वहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट होगा मार्क्स का। तो पहले उनको अटेम्प्ट करें, पहले अटेम्प्ट उनको करो। मैंने जस्ट ये चीज़ फील किया एग्जाम देते हुए कि पहले उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। और उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी में डायग्राम्स पे और जो मैप्स वगैरह हैं, जैसे जो प्री हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं उसकी साइट्स वगैरह हैं, उसके लिए मैपिंग वगैरह, इन चीज़ों पे खास फोकस होना चाहिए। इनसे काफ़ी मार्क्स फैच किए जाते हैं। उसके अलावा जहाँ पे भी पॉसिबल हो, अगर कोई रेलेवेंट एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर है, हाँ जी, उसको ज़रूर मेंशन करें, थिंकर को मेंशन करें जी। थिंकर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए बजाय कि लेमन टाइप आंसर लिखने के। थिंकर्स के जो पॉइंट ओपिनियंस हैं और थिंकर्स का एटलीस्ट नाम, ये मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए पेपर में। अच्छा, ये सब मेरा रहेगा। ठीक है। तो इसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टैटिक का पोर्शन काफ़ी आता है एंथ्रोपोलॉजी में, शायद इसलिए इमर्ज कर रहा है, करंट का इतना एडिशन नहीं है इसमें। करंट का ज़्यादा इसमें नहीं है। अच्छा जी। और अपने खुद के नोट्स बना लीजिए ताकि वो रेफर करें, रिवीजन करने में इजी रहे, ठीक है। डायग्राम्स बनाए, साइट्स बनाए, साइट्स पेपर में आप डायग्राम्स मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाएं। जो डिफरेंट साइट्स है उनको पता होना चाहिए लोकेशन, आपका एक मैप बना दिया, जैसे स्पेसिफिक सर पार्ट है प्री हिस्ट्री वाला, वहाँ पे जहाँ पे भी आप डायग्राम, जहाँ पे भी आप मैप वगैरह बना सकते हैं वो जरूर बनाएं, एडवांटेज रहेगा। ठीक है, थिंकर के नाम मेंशन करें, हाँ, जितना संभव हो उसका। और ये एक चलता रहता है बच्चों के बीच में डाइकोटोमी, भाई क्या हम नोट्स ज्यादा रेफर करें या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, तो आप इसमें क्या बताना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी के लिए? देखिए एंथ्रोपोलॉजी में स्टैंडर्ड बुक्स कम अवेलेबल है एक्चुअली में, इस सब्जेक्ट में ना अवेलेबिलिटी कम है बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स की, तो आपको प्राइमरीली नोट्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ आप इंटरनेट वगैरह का यूज़ करके और कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आई हो उनको ऐड करके आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। मेन तो ये आपने बताया कि अपने नोट्स बनाए और आंसर राइटिंग में फोकस जरूर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। फिर ये थी एंथ्रोपोलॉजी की टिप्स डॉक्टर साहब के द्वारा। दहिया साहब, एक बात और देखी गई है, जब बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी करता है तो उस टाइम पे एक डिलेमा रहता है कि मैं अपना पूरा टाइम यूपीएससी को दूं या स्टेट सर्विस पे भी फोकस करूं, या करूं तो दोनों कैसे मैनेज करूं। तो इस डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए अगर आप कुछ बता पाएं तो, कि हमें स्टेट सर्विस पे फोकस करना चाहिए या यूपीएससी पे? सर मैं इस बारे में तो ये कहूँगा कि हमें कोई डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता इस चीज़ का, केस टू केस बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज़
कि उसकी सिचुएशन क्या है। कई बार क्या होगा, जैसे अगर यूपीएससी के पेपर की और यूपीपीएससी के पेपर की कंपैरिजन की जाए तो उनमें काफ़ी अलाइनमेंट है, काफ़ी सिमिलर हैं वो जो प्रेजेंट डे पैटर्न है। तो यूपीपीएससी की प्रिपरेशन यूपीएससी के साथ इजीली की जा सकती है। अगर पेपर आता है किसी भी टाइम पे तो आप जाके दे सकते हो। लेकिन अगर एचसीएस की बात की जाए तो एचसीएस में जो अब तक पैटर्न था पिछली बार तक, तो वो पैटर्न ये था कि 2 ऑप्शनल थे और यूपीएससी के कुछ ऑप्शनल वो उस लिस्ट में नहीं थे, तो पेपर देना काफ़ी मुश्किल था। तो आपको खुद ही डिसाइड करना है, देखो बच्चे को डिसाइड करना अपनी सोच समझ के कि मेरा बेनिफिट किस चीज़ में। अगर आप यूपीएससी का आपका जो एग्ज़ाम है उसके आसपास अगर फॉल कर जाएगा पेपर स्टेट सर्विस का, तो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होगा कि आपका यूपीएससी का देखो टाइम तो वो वेस्ट करेगा, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है वो 1 महीना 1.5 महीना पहले। और पिछली बार एचसीएस में जो एग्ज़ाम था वो ऐसे ही फॉल किया था, जस्ट 1 महीना पहले फॉल किया यूपीएससी से। तो आपका यूपीएससी का जो टाइम थोड़ा वो हाँ उसमें कंज्यूम तो होगा और आप थकान भी होगी। एक एग्ज़ाम देना एक अपने आप में एक एक्सक्रूशिएटिंग पूरी पेनफुल प्रोसेस है। तो इसलिए केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करें। लेकिन मेन बात यह है कि काफ़ी इस बात पे डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ कि आपके पास कोई और फॉल बैक ऑप्शन है या नहीं। क्योंकि देखो दूसरा तीसरा अटैम्प्ट जब निकल जाते हैं उसके बाद के जो अटैम्प्ट्स हैं, तो एक ये कहीं ना कहीं दिमाग में वरी हो जाती है कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है और शायद स्टेट सर्विस में हमें कोई जॉब मिल जाए और इस तरीके से। तो सोच समझ के डिसाइड करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा मौका है आपके पास स्टेट सर्विस का और आपकी एज अलाउ कर रही है, तो उस साल यूपीएससी से 1 साल ड्रॉप ले लो, ये किया जा सकता है। तो मेन बात लेकिन अगर ये है कि यूपीएससी का जो पेपर है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए किसी भी वजह से। अच्छा, ऐसा अपनी स्ट्रेटेजी रखें कि अगर उसकी तैयारी करें तो वो हैम्पर ना करे आप। हाँ, अगर आप अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो वो हैम्पर ना करें आप स्टेट सर्विस के चक्करों में पड़ के। तो इस हिसाब से अपनी और कहीं आपको लगता है आपका ब्राइट चांस है इस बार स्टेट सर्विस में, तो उसको ढंग से परस्यू कर ले इस बार स्टेट सर्विस को, यूपीएससी ड्रॉप ले, अपना चांस खराब ना करें, अपना यूपीएससी का चांस खराब ना करें। अगर आपकी एज अलाउ कर रही है और आपके अटेम्प्ट्स बाद में दिए जा सकते हैं, तो आप एक बार उस साल आप स्टेट सर्विस का जो अटैम्प्ट है उसको अच्छे से दें, अपनी जॉब सिक्योर करें और फिर दोबारा यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दें, फिर से यूपीएससी अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो ये तो बात होगी भाई स्टेट सर्विस या यूपीएससी में से। अगर कई बार क्या होता है आपका यूपीएससी में भी नहीं हो रहा है, स्टेट सर्विस में भी नहीं हो रहा है, तो क्या हमें तैयारी करते वक्त अपना कोई प्लान भी होना चाहिए हमारे पास, या फिर हम केवल यूपीएससी में लगे रहे या सिविल सर्विस में लगे रहे, हमारी एज निकल जाए, या हमारा जो एक क्रूशियल यूथ होता है, यूथ का टाइम होता है, जो हमारा एक पोटेंशियल अर्निंग टाइम भी होता है, वो हम ऐसे निकाल दें तैयारी करते हुए और हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इसमें हम कैसे बच्चा अप्रोच करें, प्लान भी रखे अपना या ना रखे? वो मेरे ख्याल से सर मैं ये कहूँगा कि प्लान भी होना चाहिए। अच्छा। कई बार क्या होता है कि काफ़ी साल यूपीएससी में निकल जाते हैं और उसके बाद बच्चा जो होता है जब वो प्रोसेस से बाहर निकलता है और अगर किसी दुर्भाग्य से अगर वो सिलेक्ट नहीं हो पाया वहाँ पर, तो उसके पास करने का कोई ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो अपना एक प्लान भी रखें। इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आप लॉ कर लीजिए, ताकि आपके पास एक लॉ का ऑप्शन रहे, एक प्रोफेशनल आपके पास कोर्स हो जाए। और यदि आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, अगर आप बीटेक वगैरह आपने किया है, तो एसएससी के थ्रू या आईईएस का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ कहीं पे भी आप अगर पॉसिबल हो तो जॉब ले लें। जैसे मैंने पहले भी कहा है आपको कि अगर पॉसिबल हो तो एक आधा अटेम्प्ट, 1 या 2 अटेम्प्ट स्टार्टिंग में सिलेबस कवर करके एक बार उसके बाद कहीं ना कहीं जॉब के ट्राई करो। हाँ, कोशिश करिए कि आपके पास जॉब हो। अच्छा। तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा, आप बिजी भी रहोगे और आपके अंदर एक ये डिमोटिवेशन वाली और ये वरी वाली फीलिंग भी नहीं आएगी कि मैं खाली बैठा हूँ और मेरे पास कुछ नहीं करने को। वो लेथार्जी भी शायद आपने वो भी कम होगी थोड़ी। हाँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, आपका माइंड अच्छा रहता है, एक्सपीरियंस भी आता है जॉब से आप। बिल्कुल एक एक्सपीरियंस भी आता है जॉब से। और जैसे कि आपने सक्सेस अचीव ही की अपने, अब डीएसपी है इस टाइम पे, ठीक है, तो मैं आपसे जनरली पूछ चाहता हूँ कि इतने लॉन्ग समय में आपका रूटीन रहा होगा वो जरूर, तो आप रूटीन क्या अपना बताना चाहेंगे बच्चों, कैसे आप पढ़ते थे, क्या आपका रूटीन रहा इस तैयारी के टाइम पे? सर मेरा रूटीन यही रहा है कि एक तो मेरा बचपन से ही थोड़ा जल्दी उठने की हैबिट रही है, तो 5:30-6 बजे तक मैं उठ जाता था जी। अर्ली राइजर है डॉक्टर साहब। हाँ जी। और ज़्यादातर तैयारी मैंने घर पे ही की है। घर पे जी। तो ये भी नहीं है कि आप राजेंद्र नगर जाके वहीं तैयारी करो या दिल्ली में करो, ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर पे बच्चा सीरियसली पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बिल्कुल पढ़ सकता है, क्योंकि हर चीज़, सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, हर चीज़ मिल जाती है बच्चे को।
और अगर ज़रूरत भी हो, किसी को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा हो कि मेरे को वहीं जाकर टेस्ट सीरीज लिखनी है और वहीं रहना है, तो सिर्फ मेंस के टाइम पे 2 महीने 3 महीने वहाँ पे आप रह सकते हो। उसके अलावा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रहने की। और इसके अलावा मेरा रूटीन यही था कि सुबह जल्दी उठना और बैडमिंटन खेलने की, मैंने जैसे आपको बताया मेरी हॉबी रही है, तो जितना संभव हो सकता था मैं बैडमिंटन ज़रूर खेलता था सुबह 1 घंटा, और उसके बाद अपना चाय वाय पी के नहा धो के और अपना पढ़ाई स्टार्ट, यही रहता था मेरा। और जो एग्ज़ाम साइकिल है उससे तो आप परिचित हैं ही। तो जैसे ही एग्ज़ाम अगर नज़दीक आता है, आपका प्रीलिम्स नज़दीक है, आपका मेंस नज़दीक आया हुआ है, तो आपकी पढ़ाई की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, आपके पढ़ाई के आवर्स भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे एग्ज़ाम मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ तो थोड़ा बहुत आप रिलैक्स भी कर सकते हैं, अपनी हॉबी को थोड़ा और ज़्यादा परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से मोस्टली तो आपका ये रह गया, आप अर्ली राइजर रहे हैं और बाकी टाइम पे बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हटा के आपने अपना ज़्यादा टाइम, जो टाइम का रूटीन जो है वो आपको पढ़ाई पे दिया है आपने मोस्टली। मैंने पढ़ाई पे दिया है, और मैं सोशल मीडिया वगैरह से भी सर थोड़ा दूर रहा हूँ। थोड़ा दूर रहे जी, सोशल मीडिया वगैरह मैंने कम यूज़ किया और लोगों से इंटरेक्शन कम रखी है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि कोई जनरल रूल है कि आपको रखनी नहीं चाहिए, कम ही रखनी चाहिए, लेकिन मेरा रूटीन यही था कि आपको फायदा भी किया, आप देख रहे हैं इस चीज़ को। भगवान की दया है, क्या होता है। बढ़िया रहे। ठीक है, तो दैया साहब का ये मानना है अपना फोकस रखें। क्या होता है, मेरा भी ये मानना है दैया साहब, अगर आप डिफरेंट चीज़ों से इनपुट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाती है। अगर आप पढ़ाई का इनपुट ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा वो चीज़ें। बिल्कुल। तो आपका रूटीन मैक्सिमम किस पे होना चाहिए, जो आपके टारगेट की तरफ होना चाहिए, तो आपके एक्शन वही होने चाहिए आपके रूटीन में। बिल्कुल। ठीक है दैया साहब, हमें पूरा विश्वास है कि आप जैसे लोग जब एडमिशन में आएंगे तो वो काम देश हित में ही होगा और आप लोगों का भलाई करेंगे। ठीक है, यूपीएससी अखाड़ा की टीम की तरफ से मैं आपके करियर के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।